तो दोस्तों कुछ दिनों पहले हमें एक मूवी देखने को मिली थी द वाइल्ड रोबोट। दोस्तों ये एक तरह से एक एनिमेटेड मूवी थी 2024 की, जिसकी आईएमबी रेटिंग भी धांसू थी, हिट ये मूवी रही है। दोस्तों आईएमबी रेटिंग की बात की जाए तो आईएमबी रेटिंग 8.3 की है 10 में से। साथ ही साथ प्राइम वीडियो पर ने इसे रेटिंग दी है 8.2 की, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ 97% इसकी जो रेटिंग है वो हमें देखने को मिली है रेड टोमेटोज़ पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये कंटिन्यू अभी भी इंडिया के अंदर भी थिएटर में देखने को मिल रही है, कई जगह पर आप इसे जाकर देख सकते हो। द वाइल्ड रोबोट 2024 की अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन सर्वाइवल फिल्म है, जिसका निर्माण ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा किया गया है और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। पीटर ब्राउन के इसी नाम के 2016 के उपन्यास पर आधारित इसे स्क्रीन के लिए लिखा गया और क्रिस सैंडर्स द्वारा निर्देशित किया गया, और इसमें लुपिता न्योंगो, पेड्रो पास्कल, किट कॉनर, बिल निघी, स्टेफनी हसू, मार्क हेमिल, कैथरीन ओहारा, मैट बेरी और विंग रैम्स की आवाजें शामिल हैं। फिल्म रोज न्योंगो का अनुसरण करती है, जो एक निर्जन द्वीप पर फंसी एक रोबोट है जिसे अपने परिवेश के अनुकूल होना चाहिए, स्थानीय वन्यजीवों के साथ संबंध बनाने चाहिए और एक अनाथ हंस ब्राइट बिल कॉनर की दत्तक मां बनना चाहिए। सैंडर्स को पहली बार मूल पुस्तक अपनी बेटी के माध्यम से मिली और कई वर्षों बाद उन्हें ड्रीमवर्क्स में एक फिल्म रूपांतरण निर्देशित करने का अवसर दिया गया। फिल्म में हाथ से चित्रित सौंदर्यशास्त्र का उपयोग किया गया है, जो क्लासिक डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों और हयाओ मियाज़ाकी के कार्यों से प्रेरित है। यह ड्रीमवर्क्स में पूरी तरह से इन-हाउस एनिमेटेड होने वाली अंतिम फिल्म थी, क्योंकि स्टूडियो भविष्य की फिल्मों के लिए बाहरी विक्रेताओं पर बहुत अधिक निर्भर होने लगेगा। क्रिस बोवर्स ने स्कोर तैयार किया, जो किसी एनिमेटेड फिल्म के लिए उनका पहला स्कोर था। द वाइल्ड रोबोट का प्रीमियर 8 सितंबर 2024 को 49वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे 27 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को प्रशंसा मिली और इसने $78 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $152.8 मिलियन की कमाई की। इसका सीक्वल बनाने पर काम चल रहा है। कथानक: एक यूनिवर्सल डायनेमिक्स कार्गो शिप तूफान के दौरान 6 सर्वोद्देशीय रोजम रोबोट खो देता है। रोबोट मनुष्यों द्वारा निर्जन द्वीप पर बह जाते हैं, केवल एक ही दुर्घटना में बच जाता है और स्थानीय वन्यजीवों द्वारा गलती से सक्रिय हो जाता है। रोजम यूनिट 7134, जिसका उपनाम रोज है, जानवरों को अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने का प्रयास करती है, लेकिन केवल उन्हें डराने और खुद को घायल करने में सफल होती है। जानवरों की भाषा का अनुवाद करने में कई दिन बिताने के बाद भी उसे अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसे उसकी मदद की आवश्यकता हो। वह अपने निर्माताओं को उसे वापस लाने के लिए संकेत देने का फैसला करती है, लेकिन थॉर्न नामक एक भूरा भालू उसका पीछा करता है। भागते समय वह गलती से एक हंस के घोंसले को कुचल देती है, जिससे मां मर जाती है और केवल एक अंडा बचता है। रोज ने फिंक नामक एक भूखे लोमड़ी से अंडे की रक्षा की, जिसके बाद वह फूट गया और गोसलिंग ने खुद को उसके ऊपर छाप दिया और उसके लंबी दूरी के ट्रांसपोंडर को तोड़ दिया। पिंकटेल, एक माँ ओप्ससम, रोज को गोसलिंग को खिलाने, उसे तैरना सिखाने और सर्दियों के प्रवास से पहले यह सुनिश्चित करने का निर्देश देती है कि वह उड़ सके। फिंक को एहसास होता है कि वह रोज से लाभ उठा सकता है और उसे एक आश्रय बनाने में मदद करता है। जब तीनों साथ रहने लगते हैं, तो रोज गोसलिंग का नाम ब्राइटबिल रख देती है। ब्राइटबिल के बड़े होने पर रोज और फिंक उसे तैरना सिखाना शुरू करते हैं। वह द्वीप के अन्य गीज से मिलता है, जो उसके आकार और उसके परिवार को मारने वाले राक्षस के साथ उसके रिश्ते का मजाक उड़ाते हैं। सच्चाई को उससे छिपाए जाने से नाराज, ब्राइटबिल रोज का अपमान करता है और चला जाता है। रोज अपने उद्देश्य के बारे में अधिक जानने के लिए दुर्घटना स्थल पर लौटती है और अपने ट्रांसपोंडर को किसी अन्य रोजम इकाई से बदल देती है। वह ब्राइटबिल को नहीं छोड़ने का फैसला करती है और ब्रिगबिल को उड़ना सिखाने के लिए थंडरबोल्ट, एक बाज को भर्ती करती है। रोज को हंसों के झुंड के एक बुजुर्ग नेता लॉन्गनेक से भी सलाह मिलती है। ब्राइटबिल उड़ान भरने में माहिर हो जाता है, ठीक उसी समय जब गीज प्रवास के लिए निकलते हैं, और वह उनके साथ निकल जाता है। ब्राइटबिल की अनुपस्थिति से परेशान और उसके उद्देश्य के बारे में अनिश्चित, रोज अपने ट्रांसपोंडर को फिर से सक्रिय करती है, लेकिन यूनिवर्सल डायनेमिक्स मुख्यालय तक सिग्नल पहुंचने के ठीक बाद इसे बंद कर देती है।
एक तूफान हंसों को यूनिवर्सल डायनेमिक्स ग्रीनहाउस के अंदर शरण लेने के लिए मजबूर करता है, जहां शत्रुतापूर्ण आरसीओ रोबोट उन पर हमला करते हैं। लॉन्गनेक ब्राइटबिल को आदेश देता है, जो रोबोट से नहीं डरने वाला एकमात्र हंस है, झुंड को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। खुद को बलिदान करते हुए लॉन्गनेक को रोबोट के लेजर द्वारा गोली मार दी जाती है, लेकिन वह ब्राइटबिल को बचा लेता है। रोज को अचानक पता चलता है कि फिंक एक भयंकर बर्फीले तूफान से बचने के लिए उनके आश्रय में छिपा हुआ है। वह ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बचाती है और आश्रय में ले आती है, जिससे उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। रोज की बिजली बंद होने से पहले वह और फिंक झगड़ते शिकारियों और शिकारियों से वसंत तक लड़ाई बंद करने का आग्रह करते हैं। जब थॉर्न युद्धविराम के लिए सहमत हो जाता है, तो बाकी लोग भी उसका पालन करते हैं। रोज महीनों बाद फिर से जागती है और पाती है कि जानवर अभी भी शांति का पीछा कर रहे हैं और गीज वापस आ रहे हैं, जो ब्राइटबिल को हीरो मानते हैं। इससे पहले कि वह उससे मिल पाती, उसे वापस लाने के लिए एक यूनिवर्सल डायनेमिक्स ड्रॉपशिप आ जाती है। वोंट्रा, एक रिट्रीवल रोबोट, रोज को जहाज पर लाने का प्रयास करती है, लेकिन रोज ने फिंक से सुना कि ब्राइटबिल उसे ढूंढ रहा है और उतर जाती है। फिर वोंट्रा उसे वापस लाने के लिए आरसीओज की एक सेना भेजती है। सभी जानवर आरसीओज को रोकने के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन वोंट्रा रोज को पकड़ लेता है और नष्ट हुए आरसीओज को विस्फोट करके जंगल में आग लगा देता है। ब्राइटबिल द्वीप के गीज के साथ ड्रॉपशिप पर हमला करता है, जबकि अन्य जानवर आग बुझाते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वोंट्रा ने पहले ही रोज की शक्ति काट दी है और उसकी यादें मिटा दी हैं। हालांकि रोज के सिस्टम ब्राइटबिल के प्रति उसके प्यार से फिर से सक्रिय और बहाल हो जाते हैं और दोनों वोंट्रा को नष्ट कर देते हैं और विस्फोट होने से पहले ड्रॉपशिप से भाग जाते हैं। हालांकि विजयी होने के बावजूद रोज द्वीप को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए किसी भी तरह से जाने का फैसला करती है। वह जानवरों से वादा करती है कि उसके निर्माता उसकी चेतना को नहीं छीन सकते और वह वापस लौटने का कोई रास्ता खोज लेगी। महीनों बाद रोज यूनिवर्सल डायनेमिक्स मुख्यालय में एक ग्रीनहाउस में काम कर रही है और ऐसा लगता है कि उसे फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट कर दिया गया है। ब्राइटबिल चुपके से अंदर आता है और रोज के पास जाता है, जो बताती है कि उसके पास अभी भी उसकी यादें हैं, और दोनों गले मिलते हैं। आवाज कास्ट लुपिता न्योंगो ने रोज की भूमिका निभाई है। लुपिता न्योंगो रोजम यूनिट 7134 रोज के रूप में एक परित्यक्त रोबोट जिसे एक वन द्वीप पर धोया गया था और जो नए वातावरण के अनुकूल होना सीखता है। 5. उसके उत्पाद लाइन का नाम रोजम और उसके निर्माता यूनिवर्सल डायनेमिक्स रोसम के यूनिवर्सल रोबोट्स के संदर्भ हैं। वह नाटक जिसने रोबोट शब्द बनाया। 6. न्योंगो ने रोजम यूनिट 6262 रमेज को भी अपनी आवाज दी है, जो एक टूटा हुआ रोबोट है जो रोज के समान ही द्वीप पर बहकर आया था, जो रोज को घर लौटने के लिए अपना ट्रांसपोंडर देता है। पेड्रो पास्कल फिंक के रूप में एक शरारती लाल लोमड़ी जो पहला जानवर है जिसकी रोज मदद करती है और दोस्ती करती है। 5. किट कॉनर ब्राइटबिल के रूप में एक अनाथ छोटा कनाडा हंस जिसे रोज ने अपने जैविक परिवार को खोने के बाद अपने बेटे की तरह पाला है। 5. बून स्टॉर्म बेबी ब्राइटबिल के रूप में। 7. कैथरीन ओहारा पिंकटेल के रूप में एक मातृ वर्जीनिया ओपसम जो रोज को ब्राइटबिल के पालन पोषण के बारे में कुछ सलाह देती है। 5. बिल नाइगी लॉन्गनेक के रूप में एक बूढ़ा कनाडा हंस जो रोज को ब्राइटबिल को उड़ना सिखाने में मदद करता है। 5. स्टेफनी हसू वोंट्रा के रूप में एक स्क्विड जैसा रोबोट जिसे रोज को वापस लाने के लिए भेजा जाता है। 5. मार्क हैमिल थॉर्न एक भूरा भालू। मैट बेरी पैडलर एक बीवर जो अपना पूरा दिन एक विशाल वृक्ष को कुतरने में बिताता है। विंग रेम्स थंडरबोल्ट के रूप में एक पेरेग्रीन बाज जो ब्राइटबिल को उड़ना सीखने में मदद करता है। 5. फिल्म का पहला ट्रेलर, जिसमें लुइस आर्मस्ट्रांग के व्हाट ए वंडरफुल वर्ल्ड के कवर का एक प्रस्तुतिकरण, साथ ही एक पोस्टर 5 मार्च 2024 को जारी किया गया था। 26. ट्रेलर ड्रीमवर्क्स की अन्य नई फिल्म कुंग फू पांडा 4 की स्क्रीनिंग से पहले 3 दिन बाद सिनेमाघरों में शुरू हुआ। 27. पॉलीगॉन के लिए लिखते हुए ताशा रॉबिन्सन ने रोज के डिजाइन की तुलना BB-8 स्टार वार्स सीक्वल ट्रायोलॉजी वॉल-E
उनकी टाइटल फिल्म में बेमैक्स, बिग हीरो 6 से और द आयरन जायंट उनकी टाइटल फिल्म में जैसे परिचित फिल्म रोबोट से की और कहा कि ट्रेलर में बोले गए एकमात्र शब्द कभी कभी जीवित रहने के लिए हमें उससे अधिक बनना चाहिए जिसके लिए हमें प्रोग्राम किया गया था। होम मीडिया। द वाइल्ड रोबोट 15 अक्टूबर 2024 को डिजिटल HD पर रिलीज किया गया था। 29, 30 और 3 दिसंबर को ब्लू-रे, DVD और 4K अल्ट्रा HD पर रिलीज किया जाएगा। 31 नेटफ्लिक्स के साथ यूनिवर्सल के दीर्घकालिक समझौते के हिस्से के रूप में यह फिल्म पेटीवी विंडो के पहले 4 महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम होगी, अगले 10 महीनों के लिए नेटफ्लिक्स पर जाने से पहले और शेष 4 महीनों के लिए पीकॉक पर वापस आएगी। 32-33 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। 14 अक्टूबर 2024 तक द वाइल्ड रोबोट ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $87.8 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $65 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल $152.8 मिलियन की कमाई हुई है। 3-4 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द वाइल्ड रोबोट मेगालोपोलिस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,962 सिनेमाघरों से 24-30 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 2-34 फिल्म ने अपने पहले दिन $11.2 मिलियन कमाए। 35 जिसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन से अनुमानित $1.9 मिलियन शामिल थे। 36 फिल्म ने $35.8 मिलियन की शुरुआत की। 37 जो पूर्वानुमानों से थोड़ा ऊपर था और बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 38 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $18.9 मिलियन कमाए, अपने पहले सप्ताहांत से 47% की गिरावट, जो नवागंतुक जोकर फोली A2 के पीछे दूसरे स्थान पर रही। 39-40 अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $14 मिलियन कमाए। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 185 आलोचकों की 98% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 8.4/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, बहुत ही परिष्कार के साथ बताई गई एक सरल कहानी, द वाइल्ड रोबोट एक अद्भुत मनोरंजन है जो आंखों को चकाचौंध कर देती है और आपके दिल को भर देती है। 43 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 38 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 85 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 44 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 96% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 62% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 38 द न्यूयॉर्क टाइम्स की नतालिया विंकेलमैन ने फिल्म को एनिमेशन की एक शानदार जीत कहा और लिखा, यह एक ऐसा काम है जो 2 चीजों की सबसे अधिक परवाह करता है, बड़ी भावनाएं और महान सुंदरता। 45 द गार्जियन के लिए लिखते हुए एड्रियन हॉर्टन ने कहा, चतुर, हार्दिक और अक्सर आश्चर्यजनक, द वाइल्ड रोबोट सभी उम्र के लोगों के लिए स्वागत योग्य एनिमेटेड मनोरंजन प्रदान करता है जो बच्चों को प्रसन्न करेगा और किसी के गले में गांठ छोड़ देगा। 46 द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने फिल्म को 5 में से 5 अंक दिए, कहा, ड्रीमवर्क्स की स्थापना इसी महीने 30 साल पहले हुई थी और यह सही समय पर सालगिरह रिलीज 1998 की प्रतिष्ठित द प्रिंस ऑफ इजिप्ट के बाद से उनकी सबसे समृद्ध, सबसे अधिक चलती फिल्म है। 47 वल्चर के लिए अपनी समीक्षा में बिल्गे एबिरी ने न्योंगो के प्रदर्शन की प्रशंसा की और पाया कि इसने इस दिल को छू लेने वाली पारिवारिक फिल्म को एक अविस्मरणीय फिल्म में बदल दिया। 48 पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ। सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 सितंबर 2024 लुर्रा ग्रीनपीस पुरस्कार जंगली रोबोट जीत गया। 49 एससीएडी सवाना फिल्म फेस्टिवल 2 नवंबर 2024 कलाप्रवीण व्यक्ति पुरस्कार लुपिता न्योंगो जीत गया। 50 परिणाम। 7 सितंबर 2024 को जब संभावित सीक्वल के बारे में पूछा गया तो सैंडर्स ने कहा, मैं बहुत चाहूंगा। यह स्टूडियो में हर किसी की ओर से प्यार का श्रम था और हाँ, मुझे लगता है कि मैं यहां आकर कुछ समय के लिए रहना पसंद करूंगा। 51 12 अक्टूबर 2024 को उन्होंने पुष्टि की कि सीक्वल पर काम चल रहा है। 52
28 सितंबर 2023 को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने पीटर ब्राउन की पुस्तक श्रृंखला द वाइल्ड रोबोट के एक एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण की घोषणा की, जिसमें क्रिस सैंडर्स को लिखने और निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया, जेफ हरमन को निर्माता के रूप में तैयार किया गया और सैंडर्स के लंबे समय के रचनात्मक सहयोगी डीन डेब्लॉइस को कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया। अन्य क्रू सदस्यों की घोषणा की गई, जिसमें प्रोडक्शन डिजाइनर रेमंड ज़िबैक, संपादक मैरी ब्ली और कहानी की प्रमुख हेडी जो गिलबर्ट शामिल हैं। 9. सैंडर्स को पहली बार ब्राउन की किताब अपनी बेटी के जरिए मिली, हालांकि उन्होंने इसे खुद कभी नहीं पढ़ा। सालों बाद ड्रीमवर्क्स में अपने अगले प्रोजेक्ट की तलाश करते हुए सैंडर्स को स्टूडियो के लिए पुस्तक के रूपांतरण का निर्देशन करने का अवसर दिया गया। 10. इसे पढ़ने के बाद सैंडर्स को तुरंत कहानी से प्यार हो गया और उन्हें लगा कि वह इसे फिल्म में बदलने के लिए सही व्यक्ति हैं। उन्होंने पुस्तक का वर्णन भ्रामक रूप से सरल और भावनात्मक रूप से जटिल के रूप में किया। 11. सैंडर्स ने पहले अपने निर्देशन की पहली फिल्म लिलो एंड स्टिच 2002 के लिए जंगल में जानवरों के साथ संबंध बनाने वाले प्राणी के विचार पर विचार किया था। 12. सैंडर्स ने ब्राउन से संपर्क किया और बाद में फ़ोन कॉल को फिल्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्राउन ने प्रोडक्शन टीम को बताया कि 13. क्रिस सैंडर्स द वाइल्ड रोबोट फिल्म के लेखक निर्देशक 2014 में चित्रित फिल्म के लिए किताब की कहानी में बदलाव किए गए। किताब में रोज लगातार किसी काम की तलाश में रहती है, लेकिन वह गलत जगह पर भी है और उसे कोई काम देने वाला भी नहीं है। 13. सैंडर्स को लगा कि कहानी में कुछ जगहों पर वह नीरस हो सकती है, इसलिए उन्होंने रोज को लगातार दिलचस्प और सम्मोहक बनाने का प्रयास किया। 13. किताब से कुछ किरदारों की भूमिकाएं कम कर दी गईं ताकि दूसरों को ज्यादा स्क्रीन टाइम और प्रभाव दिया जा सके। किरदारों और उनकी भूमिकाओं में बदलाव इसलिए भी किए गए ताकि फिल्म बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाली न हो जाए। 13. ढलाई 5 मार्च 2024 को फिल्म के पहले ट्रेलर की रिलीज के साथ कलाकारों लुपिता न्योंगो, पेड्रो पास्कल, कैथरीन ओहारा, बिल निघी, किट कॉनर, स्टेफनी सू, मार्क हैमिल, मैट बेरी और विंग रैम्स का खुलासा किया गया। 5. 14. सैंडर्स चाहते थे कि रोज एक सम्मोहक किरदार हो और उन्हें लगा कि इसे हासिल करने के लिए एक असाधारण आवाज का प्रदर्शन जरूरी है। वह रोबोट पर दोआयामी काल्पनिक रूप से नजर डालने से बचना चाहते थे, जहां वे भावनाहीन से सीधे भावनात्मक हो जाते हैं। 13. न्योंगो को किरदार के लिए आवाज ढूंढने और कहानी के आगे बढ़ने के साथ उसे विकसित करने का काम सौंपा गया था। अभिनेत्री की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि रोज के पास चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं थी। इसका मतलब था कि न्योंगो की आवाज रोज की भावनाओं को दर्शाने का मुख्य तरीका थी। 13. एमिल के अनुसार, जिन्होंने थॉर्न की आवाज दी थी, उन्होंने द वाइल्ड रोबोट नामक पुस्तक पढ़ने के बाद फिल्म के बारे में जाना। एमिल कहते हैं कि द वाइल्ड रोबोट ने उन्हें स्टार वार्स 1977 के बारे में उनकी पहली भावनाओं की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने ल्यूक स्काईवॉकर की भूमिका की शुरुआत की थी। 15. एनिमेशन और डिजाइन वाइल्ड रोबोट ड्रीमवर्क्स में पूरी तरह से इन-हाउस एनिमेटेड होने वाली अंतिम फिल्म होगी, जैसा कि कार्टून ब्रू ने 6 अक्टूबर 2023 को बताया था कि स्टूडियो 2024 के बाद अपने ग्लेंडेल कैंपस में इन-हाउस फिल्मों का निर्माण करने से हटकर बाहरी स्टूडियो पर अधिक निर्भर हो जाएगा। 16. पुस्तक पढ़ने के बाद सैंडर्स को लगा कि कहानी के मासूम लहजे और प्राकृतिक सेटिंग के लिए एक ऐसे रूप की आवश्यकता थी जो कई आधुनिक एनिमेटेड फिल्मों में मानक सीजीआई फोटोरियलिज्म से अलग हो। 11. वह और प्रोडक्शन डिजाइनर रेमंड ज़िबैक चाहते थे कि फिल्म अपनी तैयार अवस्था में भी कॉन्सेप्ट पेंटिंग्स से मिलती जुलती रहे। 11. इसे हासिल करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने ड्रीमवर्क्स की 2 पुरानी फिल्मों पुस इन बूट्स, द लास्ट विश और द बैड गाइज, दोनों 2022 में इस्तेमाल की गई तकनीकों का इस्तेमाल किया। 11. जबकि पात्र सीजीआई ज्यामितीय आकृतियों से बने थे, उनकी सतहों में हाथ से पेंट की गई नजर थी। इस चित्रकारी शैली के दर्शन को फिल्म के हर दृश्य तत्व पर ले जाया गया, जिसमें आकाश और वातावरण शामिल हैं। 13. सैंडर्स ने डिज्नी की क्लासिक एनिमेटेड फिल्मों और हयाओ मियाज़ाकी के कामों से प्रेरणा ली, जिसके परिणामस्वरूप एक स्टाइलिश सीजी दृश्य शैली तैयार हुई जिसे उन्होंने मियाज़ाकी जंगल में मोनेट की पेंटिंग के रूप में वर्णित किया। 17. 18. उन्होंने बाम्बी 1942 और माई नेबर टोटोरो 1988 को दृश्यों पर सबसे बड़ा प्रभाव माना।
13. सिड मीड के कामों ने फिल्म के भविष्यवादी हिस्सों के लिए प्रेरणा का काम किया। 13. सैंडर्स चाहते थे कि रोज का डिजाइन प्रतिष्ठित और यादगार हो और वह फिक्शन के सबसे प्रसिद्ध रोबोटों में से एक हो। स्टार वार्स से C-3PO और R2-D2 और फॉरबिडन प्लैनेट 1965 से रॉबी द रोबोट से प्रेरणा लेते हुए वह चाहते थे कि रोज के चेहरे की अभिव्यक्ति बहुत कम हो। 13. सैंडर्स और बाकी डिजाइन टीम ने प्रोडक्शन के दौरान कई प्रोटोटाइप डिजाइन बनाए। डिजाइनरों में से एक ह्यून हू ने क्रू को अपना रोज डिजाइन प्रस्तुत किया जो फिल्म में देखे गए डिजाइन का आधार बन गया। क्रू को तुरंत हू के डिजाइन से प्यार हो गया। सैंडर्स ने इसे सरल और आकर्षक बताया। 13. ब्राउन की मूल पुस्तक में रोज का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया था। संगीत। मुख्य लेख द वाइल्ड रोबोट साउंड ट्रैक। मार्च 2024 में क्रिस बॉवर्स को स्कोर की रचना करने के लिए प्रकट किया गया था जो एक एनिमेटेड फिल्म के लिए उनका पहला स्कोर था। 19. इसके अतिरिक्त फिल्म के लिए 2 मूल गीतों की घोषणा की गई थी जिसे मारेन मॉरिस द्वारा गाया गया था और मॉरिस, अली टैम्पोसी, माइकल पोलाक, डेलासी, जॉर्डन जॉनसन और स्टीफन जॉनसन द्वारा लिखा गया था। पहला किस द स्काई 28 अगस्त को जारी किया गया था। दूसरा इवन व्हेन आई एम नॉट पूर्ण साउंड ट्रैक एल्बम के साथ 27 सितंबर को जारी किया गया था। 20. मॉरिस और उनके सहलेखकों की टीम को फिल्म के लिए दूसरा गीत इवन व्हेन आई एम नॉट लिखने के लिए प्रेरित किया गया था जिसे फिल्म के अंतिम क्रेडिट में दिखाया गया है जब उन्होंने तैयार फिल्म की स्क्रीनिंग की थी। 20. मुक्त करना। वाइल्ड रोबोट का विश्व प्रीमियर 8 सितंबर 2024 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ग्रैंड ओपनिंग समारोह के उद्घाटन समारोह के रूप में हुआ था। 21. 22. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में 27 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 23 और 18 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाएगा। 24. यह फिल्म मूल रूप से 20 सितंबर 2024 के लिए निर्धारित की गई थी। 25. लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स 1 के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे एक सप्ताह पीछे धकेल दिया गया। 23. क्रिस्टोफर माइकल सैंडर्स, जन्म 12 मार्च 1962, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, एनिमेटर और आवाज अभिनेता हैं। उनकी फिल्मों में लिलो एंड स्टिच 2002 और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2010 शामिल हैं। दोनों को उन्होंने डीन डेब्लॉइस के साथ सहलिखा और निर्देशित किया। द क्रूड्स 2013 किर्क डेमिको के साथ, द कॉल ऑफ द वाइल्ड 2020 और द वाइल्ड रोबोट 2024। उन्होंने 1985 में स्टिच नामक किरदार बनाया, फिल्म की कहानी लिखी और अपने लगभग सभी मीडिया कार्यक्रमों में स्टिच की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। सैंडर्स का जन्म कोलोराडो स्प्रिंग्स, कोलोराडो में हुआ था। उन्होंने कोलोराडो के अरवाडा में अरवाडा हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स से 1984 में स्नातक है। आजीविका। वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। दिसंबर 2016। सैंडर्स ने 1985 में लिलो एंड स्टिच के पात्र स्टिच का निर्माण किया और उस पात्र को आवाज दी। सैंडर्स ने अपने करियर की शुरुआत जिम हेंसन की मपेट बेबीज के लिए एक चरित्र डिजाइनर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन के लिए मुख्य स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया और कंपनी की फिल्मों ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991, अलादीन 1992, द लायन किंग 1994 और मुलान 1998 में स्टोरीबोर्ड कलाकार, कलात्मक निर्देशक, प्रोडक्शन डिजाइनर और चरित्र डिजाइनर थे। 1985 में सैंडर्स ने एक असफल बच्चों की किताब की पिच के लिए स्टिच नाम का एक चरित्र बनाया। 2. जब सैंडर्स डिज्नी फीचर एनिमेशन के लिए मुख्य स्टोरीबोर्ड कलाकार थे, तब डिज्नी के सीईओ माइकल आइजनर ने फैसला किया कि 1990 के दशक के मध्य में कई हाई प्रोफाइल और बड़े बजट की डिज्नी एनिमेटेड विशेषताओं के मद्देनजर स्टूडियो एक छोटी और कम महंगी फिल्म में अपना हाथ आजमा सकता है। 2. उस विचार को पेश करने के लिए थॉमस शूमाकर ने क्रिस सैंडर्स से संपर्क किया और सैंडर्स ने स्टिच चरित्र का फिर से इस्तेमाल किया जो उनके साथ आया था। 3. स्टोरीलाइन को एक दूरस्थ, गैरशहरी स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए सैंडर्स ने काउई को स्थान के रूप में चुना। 4.
स्टिच 2002 की फिल्म लिलो फिल्म की व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता ने 3 सीक्वल फिल्मों और 3 टेलीविजन श्रृंखलाओं के साथ एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसमें सैंडर्स ने फ्रेंचाइजी के मूल 2002-06 रन के दौरान स्टिच की अपनी भूमिका को दोहराया। सैंडर्स ने एनीमे स्टिच के अंग्रेजी डब या अंग्रेजी भाषा में निर्मित चीनी एनिमेटेड श्रृंखला स्टिच एंड के लिए अपनी भूमिका नहीं दोहराई। बेन डिस्किन ने दोनों श्रृंखलाओं के लिए भूमिका निभाई। साथ ही कई बाद के डिज्नी क्रॉसओवर कार्यों जैसे किंगडम हार्ट्स बर्थ बाय स्लिप, किनेक्ट, डिज्नीलैंड एडवेंचर्स और डिज्नी इन्फिनिटी श्रृंखला में 1980 के दशक के अंत में सैंडर्स ने द बिग बियर एयरक्राफ्ट कंपनी नामक एक रूपक चित्र पुस्तक बनाई, जिसका उपशीर्षक ए बुक फॉर द बिग रिट्रीट था, जो स्पष्ट करता है कि इसे डिज्नी ऑफसाइड इवेंट के लिए बनाया गया था। द बिग बियर एयरक्राफ्ट कंपनी डिज्नी का ही एक छद्म संस्करण है और यह पुस्तक कंपनी की रचनात्मक प्रक्रिया की आलोचना करती है, जिसने बड़े विचारों को प्राथमिकता दी, यह सोचकर कि वे बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे, और कहा कि यदि प्रस्तावित विमान यानी मूवी विचार पहले बनाए गए विमानों की तरह नहीं दिखते हैं, तो बॉस बिग बियर असहज हो जाता है। विजुअल इंजीनियर द्वारा दिए गए प्रत्येक विचार को एक लेखक को सौंपने के बाद, जिसे हवाई जहाज पसंद है लेकिन उसने पहले कभी उस पर काम नहीं किया है और आपको यह नहीं बता सकता कि कौन सी चीज उसे उड़ाती है, कहानी में कहा गया है कि नियुक्त लेखक हर बार वही गलतियां करने की गारंटी देता है। वह अपने हवाई जहाज को हर उस हवाई जहाज की तरह बनाएगा जो उसने पहले देखा है। अंत में कंपनी के प्रमुख बिग बियर को एक हवाई जहाज मिलता है जो पिछले साल के हवाई जहाज जैसा ही है, बहुत प्रेरणादायक नहीं और बहुत यादगार नहीं, लेकिन लोगों ने इसे पहले भी खरीदा है और वे शायद इसे फिर से खरीदेंगे। इसे सुरक्षित तरीके से खेलकर उसने अपनी कंपनी के अस्तित्व को सुरक्षित कर लिया है। हालांकि चूंकि यह एकमात्र विमान कंपनी नहीं है, इसलिए इन नीतियों के कारण कंपनी अधिक कल्पनाशील प्रतिस्पर्धियों के सामने कमजोर हो जाएगी, जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा के पंख उड़ चुके हैं। कहानी का निष्कर्ष यह है कि बिग बियर को इसके बजाय विजुअल इंजीनियरों को वे 2 चीजें देनी चाहिए जो उन्हें अपना काम करने के लिए चाहिए: बियर का भरोसा और समय, ताकि छोटे अधिक अभिनव विचारों को पनपने दिया जा सके। सालों बाद इस टुकड़े के बारे में अपनी प्रेरणा को समझाने के लिए सैंडर्स ने अपनी चिंता के बारे में लिखा, हमारी फिल्मों की लगातार बढ़ती जटिलता और जो मैंने एक उभरते हुए पैटर्न के रूप में देखा, उससे वे सभी कटे हुए थे। उदाहरण देते हुए कि मुलान के लिए कहानी के विकास के दौरान एक प्रमुख चिंता खलनायक की मौत के तरीके के बारे में थी, न कि इस विचार के बारे में कि खलनायक को मरना ही था। इसने उन्हें लिलो एंड स्टिच विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने एक खलनायक के बारे में एक कहानी के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया जो नायक बन जाता है। 5 दिसंबर 2006 तक सैंडर्स को जॉन लैसेटर द्वारा आगामी डिज्नी एनिमेटेड फिल्म अमेरिकन डॉग के निर्देशक के रूप में हटा दिया गया था। मार्च 2007 तक सैंडर्स डिज्नी से बाहर निकलने के लिए बातचीत कर रहे थे। 6 सैंडर्स के डिज्नी से जाने के बाद निर्देशन के कर्तव्यों को क्रिस विलियम्स और बायरन हॉवर्ड को सौंप दिया गया और फिल्म का नाम बदलकर बोल्ट कर दिया गया। सैंडर्स ने बाद में कहा कि फिल्म से हटाए जाने को लेकर उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि वह भविष्य में अपने कुछ विचारों पर फिर से विचार कर सकेंगे। उन्होंने अंतिम फिल्म और किए गए परिवर्तनों को मंजूरी देते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह निराशाजनक होता अगर फिल्म मूल रूप से वही होती लेकिन केवल मामूली बदलावों के साथ, और मुझे लगता है कि मेरे दृश्य और कहानी अभी भी शेल्फ पर पड़ी हैं। मैं वास्तव में उन्हें निकाल सकता। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन। मार्च 2007 तक सैंडर्स ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में चले गए थे और फिर क्रूड अवेकनिंग, जिसे बाद में द क्रूड्स नाम दिया गया, पर निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला, जो ड्रीमवर्क्स से उनके जाने से पहले आर्डमैन एनिमेशन के साथ सनिर्माण में एक परियोजना थी। 8 उस समय सैंडर्स ने इस कदम के बारे में कहा, मैं चीजों पर काम शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक था और इसलिए मैंने बहुत से लोगों से बात की। मुझे ड्रीमवर्क्स का एनिमेशन देखने का तरीका पसंद आया। एनिमेशन में अभी भी बहुत सी अलग अलग जगह हैं और मैं इसके साथ कुछ नई चीजों को आजमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। 24 सितंबर 2008 को यह बताया गया कि सैंडर्स और डेब्लॉयस ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के लिए हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की पटकथा लेखन और निर्देशन करेंगे। 9
यह फिल्म 26 मार्च 2010 को रिलीज हुई और आलोचकों और बॉक्स ऑफिस दोनों पर बहुत बड़ी सफलता रही, जिसने दुनिया भर में लगभग $500 मिलियन की कमाई की। इसे 83वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर सहित 10 एनी पुरस्कार भी जीते। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को पूरा करने के बाद सैंडर्स द क्रूड्स में लौट आए, जो 22 मार्च 2013 को रिलीज हुई थी। 10 उन्होंने किर्क डेमिको के साथ निर्देशन और लेखन का श्रेय साझा किया, जो उत्पादन के बीच में शामिल हो गए थे। फिल्म सफल साबित हुई, जिसने $500 मिलियन से अधिक की कमाई की। 11 सैंडर्स और डेमिको ने 2016 के अंत में इसके रद्द होने से पहले 3.5 साल तक द क्रूड्स सीक्वल पर काम किया। 12 हालांकि सीक्वल को सितंबर 2017 में पुनर्जीवित किया गया था, हालांकि जोएल क्रॉफर्ड ने निर्देशक के रूप में सैंडर्स और डेमिको दोनों की जगह ली थी। 14 सीक्वल के बाहर होने के बाद अब द क्रूड्स 20वीं सदी स्टूडियो डिज्नी में वापसी। अक्टूबर 2017 में यह घोषणा की गई थी कि सैंडर्स 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए 1903 के जैक लंदन के उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड के एक नए फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। 16 यह फिल्म उनकी लाइव एक्शन और एकल निर्देशन की पहली फिल्म फरवरी 2020 में रिलीज हुई थी। फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला। रॉटन टोमाटोज पर 63% अनुमोदन रेटिंग। मार्च 2024 तक 17 के साथ यह सैंडर्स के निर्देशन करियर की अब तक की सबसे कम प्राप्त फिल्म बन गई और $150 मिलियन के बजट पर $107.6 मिलियन 18-19 की कमाई की। 20 सैंडर्स का पहला निर्देशित बॉक्स ऑफिस बम बन गया, जबकि फरवरी 2020 में यह अनुमान लगाया गया था कि सैंडर्स लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में स्टिच की अपनी आवाज की भूमिका को फिर से निभाएंगे। 21 उन्होंने सितंबर 2022 के एक साक्षात्कार में दावा किया कि डिज्नी ने अभी तक भूमिका को फिर से बनाने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है, हालांकि उन्होंने कहा कि वह अपनी रचना को आवाज देने के लिए हमेशा तैयार हैं। 22 अप्रैल 2023 में यह पुष्टि की गई कि वह रीमेक में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 28 सितंबर 2023 को यह पता चला कि सैंडर्स ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में पीटर ब्राउन की पुस्तक श्रृंखला द वाइल्ड रोबोट के एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण को लिखने और निर्देशित करने के लिए वापस आएंगे। 24 फिल्म को सितंबर 2024 में आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था। अगले महीने सैंडर्स ने पुष्टि की कि वह फिल्म के सीक्वल का निर्देशन करेंगे। 25 व्यक्तिगत जीवन सैंडर्स की पत्नी जेसिका स्टील सैंडर्स हैं। साथ में उन्होंने एक सचित्र उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक रेस्क्यू सायरन द सर्च फॉर द एटाविस्ट 2015 है। 26 सितंबर 2023 में सैंडर्स ने अपूरणीय मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 27 हालांकि वह जून 2024 तक स्टील सैंडर्स से विवाहित रहे। प्राथमिक 1 सैंडर्स ने पहले वेबकॉमिक किस्कालू भी बनाया था। फिनीस और फर्ब के सहनिर्माता डैन पोवेनमायर के अनुसार सैंडर्स की एक बेटी है जिसका नाम निकोल है। 28 फिल्मोग्राफी फिल्में फिल्म निर्माण क्रेडिट वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक अन्य नोट्स 1991 सौंदर्य और जानवर नहीं कहानी हा दृश्य विकास कलाकार 1992 अलादीन नहीं कहानी नहीं 1994 शेर राजा नहीं कहानी हा प्रोडक्शन डिजाइनर 1998 मुलान नहीं हा कहानी पर्यवेक्षक। पीटर ब्राउन एक अमेरिकी लेखक और चित्रकार हैं जो बच्चों की चित्र पुस्तकों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने 2013 में खौफनाक गाजर के चित्रण के लिए कैल्डेकॉट सम्मान जीता। 1-2 जीवनी ब्राउन का लालन पालन होपवेल, न्यू जर्सी में हुआ और उन्होंने आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन में चित्रण का अध्ययन किया। स्नातक होने के बाद वे प्रकाशन उद्योग के करीब रहने के लिए 2002 में न्यूयॉर्क शहर चले गए। वे एनिमेटेड टीवी शो पर काम कर रहे थे जब उन्होंने अपनी पहली चित्र पुस्तक फ्लाइट ऑफ द डोडो को लिखने और चित्रित करने के लिए एक पुस्तक सौदे पर हस्ताक्षर किए। 3 ब्राउन ने जल्दी से अपनी दूसरी और तीसरी पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए और बच्चों की किताबों के लेखक और चित्रकार के रूप में उनका करियर चल रहा था। तब से ब्राउन ने बच्चों के लिए कई किताबें लिखी और चित्रित की हैं और कई सम्मान अर्जित किए हैं, जिनमें एक कैल्डेकॉट सम्मान,
1 हॉर्न बुक पुरस्कार, 2 ईबी व्हाइट पुरस्कार, 2 ईबी व्हाइट सम्मान, वर्ष के चित्रकार के लिए बच्चों की पसंद का पुरस्कार, 2 इरमा ब्लैक सम्मान, 1 गोल्डन काइट पुरस्कार, 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट इलस्ट्रेटेड बुक पुरस्कार और कई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर शामिल हैं, जिनमें उपन्यास द वाइल्ड रोबोट, द वाइल्ड रोबोट एस्केप और द वाइल्ड रोबोट प्रोटेक्ट्स शामिल हैं। 3. द वाइल्ड रोबोट पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म 2024 में रिलीज की गई थी। पुरस्कार और सम्मान, लेखक और चित्रकार के रूप में ब्राउन की 4 किताबें जूनियर लाइब्रेरी गिल्ड की किताबें हैं। यू विल बी माई फ्रेंड 2011, 4 माई टीचर इज ए मॉन्स्टर 2014, 5 द वाइल्ड रोबोट 2016, 6 और द वाइल्ड रोबोट एस्केप्स 2018, 7। ब्राउन की 6 किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में शामिल हुई हैं। चिल्ड्रेन मेक टेरिबल पेट्स, द क्यूरियस गार्डन, द वाइल्ड रोबोट, 8 मिस्टर टाइगर गोज वाइल्ड, यू विल बी माई फ्रेंड और द वाइल्ड रोबोट एस्केप। द वाइल्ड रोबोट, मिस्टर टाइगर गोज वाइल्ड और माई टीचर इज ए मॉन्स्टर भी इंडी बाउंड बेस्टसेलर हैं। द वाइल्ड रोबोट एस्केप्स वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूएसए टुडे बेस्टसेलर भी हैं। 9. 2009 में द क्यूरियस गार्डन को पब्लिशर्स वीकली द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बच्चों की पुस्तकों में से एक नामित किया गया था। 10. 2010 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चिल्ड्रन मेक टेरिबल पेट्स को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सचित्र बच्चों की किताबों में से एक बताया। 11. 2014 में माई टीचर इज ए मॉन्स्टर को पब्लिशर्स वीकली द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बच्चों की पुस्तकों में से एक नामित किया गया था। 12. 2016 में द वाइल्ड रोबोट को किर्कस रिव्यूज, 8 न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिशर्स वीकली, 13 और शेल्फ अवेयरनेस द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बच्चों की पुस्तकों में से एक नामित किया गया था। 14. 2019 में द वाइल्ड रोबोट एस्केप्स को अमेजन एंटरटेनमेंट वीकली, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी जर्नल द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बच्चों की पुस्तकों में से एक नामित किया गया था। उसी वर्ष बुकलिस्ट ने द वाइल्ड रोबोट को 21वीं सदी के 50 सर्वश्रेष्ठ मिडिल ग्रेड उपन्यासों की सूची में शामिल किया। इरविंग रामेसेस रेम्स बटा REMZ बटा, जन्म 12 मई 1959, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज 1996 वर्तमान में IMF एजेंट लूथर स्टिकेल और पल्प फिक्शन 1994 में क्राइम बॉस मार्सेलस वालेस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेम्स का जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क शहर के हार्लेम में हुआ था। 1. उनका नाम NBC पत्रकार इरविंग आर. लेविन के नाम पर इरविंग रखा गया था। 2. रेम्स ने न्यूयॉर्क के हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अभिनय के प्रति अपना प्यार विकसित किया। हाई स्कूल के बाद उन्होंने सनी परचेज में ड्रामा का अध्ययन किया, जहां साथी अभिनय छात्र स्टेनली टुकी ने उन्हें अपना उपनाम विंग दिया। रेम्स बाद में जुलियार्ड स्कूल के ड्रामा डिवीजन ग्रुप 12 1979 से 1983 में स्थानांतरित हो गए। 3. जहां उन्होंने 1983 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 4. आजीविका। रेम्स पहली बार ब्रॉडवे पर 1984 में द बॉयज ऑफ विंटर नाटक में नजर आए। उन्होंने वेस क्रेवन की द पीपल अंडर द स्टेयर्स 1991 में लेरॉय के रूप में फिल्म में शुरुआत की। डेव 1993 में सीक्रेट सर्विस एजेंट ड्वाने स्टीवेंसन के रूप में केविन क्लाइन की देखरेख की और पल्प फिक्शन 1994 में मार्सेलस वालेस की भूमिका निभाई। उन्होंने आउट ऑफ साइट 1998 में बड़ी ब्रैग की भूमिका भी निभाई। रेम्स ने टीवी मेडिकल ड्रामा ER में डॉ. पीटर बेंटन के बहनोई की भूमिका निभाई। यह एक आवर्ती भूमिका थी जिसे उन्होंने 3 सीजन तक निभाया। उन्होंने ब्रायन डी पाल्मा की मिशन इम्पॉसिबल 1996 में टॉम क्रूज के साथ बेहतरीन कंप्यूटर है कर लूथर स्टिकेल की भूमिका निभाई। 1997 में रेम्स ने लोकप्रिय फिल्म कॉन एयर में नाथन, डायमंड डॉग जोन्स और आइस क्यूब फिल्म डेंजरस ग्राउंड में मुकी का किरदार निभाया। 1998 में HBO के डॉन किंग ओनली इन अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए रेम्स ने गोल्डन ग्लोब जीता। समारोह में उन्होंने अपने साथी नामांकित जैक लेमन को यह कहते हुए पुरस्कार दिया, मुझे लगता है कि एक कलाकार होने का मतलब देना है
और मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। लेमन स्पष्ट रूप से इस भाव से प्रभावित थे जैसा कि सेलिब्रिटी दर्शकों ने लेमन को खड़े होकर तालियां बजाकर किया था। लेमन, जिन्होंने रेम्स को पुरस्कार वापस देने की असफल कोशिश की, ने कहा कि यह मेरे जीवन में अब तक के सबसे अच्छे मधुर क्षणों में से एक था। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने बाद में घोषणा की कि वे रेम्स के लिए एक डुप्लीकेट पुरस्कार तैयार करेंगे। वह क्षण के 101 ऑसम मोमेंट्स इन एंटरटेनमेंट में 98 था। 5, 6, 7 न्यूयॉर्क टाइम्स ने रेम्स की इस हरकत की सराहना करते हुए लिखा कि ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रचुर उदारता की क्षमता का प्रदर्शन किया। 7 रेम्स स्ट्रिप्टीज 1996 में चतुर अंगरक्षक शैड, ब्रिंगिंग आउट द डेड 1999 में यीशु की स्तुति करने वाले पैरामेडिक मार्कस की भूमिका में दिखे और मिशन इम्पॉसिबल 2, 2000 में लूथर स्टिकेल की अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने अमेरिकन ट्रेजेडी 2000 में जॉनी कोचरन, जॉन सिंगलेटन की फिल्म बेबी बॉय में जोडी की मां के पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाई, टेलीविजन फिल्म हॉलिडे हार्ट में एक समलैंगिक ड्रैग क्वीन का किरदार निभाया, लिलो एंड स्टिच 2002 और उसके बाद की टीवी श्रृंखला में कोबरा बबल्स के चरित्र के लिए अपनी आवाज दी और डॉन ऑफ द डेड 2004 और डे ऑफ द डेड 2008 के रीमेक। मार्च 2005 में रेम्स ने यूएसए नेटवर्क केबल चैनल और यूके में ITV 4 पर एक नई कोजैक श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाई। गंजा सिर, लॉलीपॉप और हू लव्स यू बेबी कैचफ्रेज बरकरार रहा, लेकिन टेली सावलस अभिनीत मूल से कुछ और नहीं बचा। रेम्स ने कंप्यूटर गेम ड्राइवर 3 में टोबियास जोन्स की भूमिका के लिए आवाज दी थी। लूथर स्टिकेल की अपनी भूमिका को दोहराते हुए रेम्स ने मिशन इम्पॉसिबल 3, 2006 में सहाभिनय किया। मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल 2011 में एक कैमियो उपस्थिति थी और मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र 2015, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग 2023 में प्रमुख भूमिका निभाई, जो क्रमशः मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला में 5वां, 6ठा और 7वां किस्त है। 8 वह टॉम क्रूज के अलावा एकमात्र अभिनेता है जो सभी 7 मिशन असंभव फिल्मों में दिखाई देते हैं। यह घोषणा की गई थी कि एक्वामैन आधारित शो मर्सी रीफ में उनकी भूमिका होगी। रेम्स ने एक समलैंगिक और संभवतः हत्यारा फायर फाइटर की भूमिका निभाई जो आई नाउ प्रोनाउंस यू चक एंड लैरी में कोठरी से बाहर आता है। वह BET टेलीविजन श्रृंखला अमेरिकन गैंगस्टर का वर्णन करता है। 2008 की फिल्म सेविंग गॉर में उन्होंने एक पूर्व अपराधी की भूमिका निभाई जो जेल से रिहा होने के बाद एक बदला हुआ व्यक्ति बन जाता है जो अपने पिता की पूर्व चर्च मंडली को एक बिगड़ते पड़ोस में ले जाना चाहता है। रेम्स फैंटम पंच में अभिनय करते हैं जो बॉक्सर सनी लिस्टन की बायोपिक है जिसे सीधे DVD पर रिलीज किया गया है, साथ ही द टूर्नामेंट में भी, जिसमें एक ऐसे फाइटर की भूमिका निभाई गई है जो बिना किसी नियम के टूर्नामेंट जीतने के लिए संघर्ष करता है। रेम्स लुडाक्रिस के एल्बम थिएटर ऑफ द माइंड के गाने सदर्न गैंगस्टार्स में नजर आते हैं। रैपर प्लेयार सर्किल और रिक रॉस भी इस ट्रैक में शामिल हैं। उन्होंने एर्नी रेस जूनियर, UFC लाइटवेट कंटेंडर ग्रे मेनार्ड और रैंडी काउचर के साथ द रेड कैनवस फिल्म की शूटिंग की। 2010 में उन्होंने फिल्म के निर्माता के खिलाफ मुकदमा दायर किया, 9, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें $2 लाख के अनुबंध में से केवल $1,75,000 का भुगतान किया गया था। 2015 में उन्होंने ADT कॉरपोरेशन के लिए विज्ञापनों की एक श्रृंखला फिल्माई। उद्धरण आवश्यक। रेम्स UFC के कथावाचकों में से एक है। रेम्स ने फरवरी 2017 में सुपर बाउल LI में न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स और अटलांटा फाल्कन्स के लिए टीम परिचय सुनाया। उद्धरण आवश्यक। 2014 से रेम्स ने कई RB के विज्ञापनों के लिए कथन प्रदान किया है, जिसका नारा है, RB हमारे पास मीट है। 10 व्यक्तिगत जीवन। रेम्स एक ईसाई हैं। 11/12/2018 तक वे सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 2000 से उनकी शादी डेबोरा रीड से हुई है। 13 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत।
वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1986 मूल पुत्र जैक 1988 पैटी हर्स्ट सिंक्वे मटू में 1989 युद्ध के हताहत लेफ्टिनेंट रीली कैथरीन एनी ओहारा ओसी 1 जन्म 4 मार्च 1954 2 एक कनाडाई अभिनेत्री हास्य कलाकार और पटकथा लेखक है। उन्हें सेकंड सिटी टेलीविजन 1976 से 1984 और शिट्स क्रीक 2015 से 2020 में उनके कॉमेडी काम के लिए जाना जाता है और आफ्टर आवर्स 1985, बीटलजुइस 1988, द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस 1993, होम अलोन 1990, होम अलोन 2, लॉस्ट इन न्यूयॉर्क 1992 और बीटलजुइस 2024 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी अन्य फिल्मों में क्रिस्टोफर गेस्ट द्वारा लिखित और निर्देशित मॉक्यूमेंट्री फिल्में शामिल हैं। वेटिंग फॉर गफमैन 1996, बेस्ट इन शो 2000, ए माइटी विंड 2003 और फॉर योर कंसिडरेशन 2006। ओहारा ने एसीटीवी नेटवर्क के लिए विभिन्न प्रकार की श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए 1982 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार जीता, 1999 की फिल्म द लाइफ बिफोर दिस के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जिनी पुरस्कार जीता और 2010 की टेलीविजन फिल्म टेम्पल ग्रैंडिन के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं। 2015 से 2020 तक उन्होंने सीबीसी सिटकॉम शिट्स क्रीक में मोइरा रोज के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने प्राइमटाइम एमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन कैथरीन एनी ओहारा का जन्म 4 मार्च 1954 को हुआ था। 3 और वह टोरंटो, ओंटारियो में पली बढ़ी, 7 बच्चों में से छठी। वह आयरिश मूल की है। 4 और कैथोलिक के रूप में पली बढ़ी। 5 आजीविका ओहारा 2005 में ओहारा ने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत 1974 में अपने गृहनगर टोरंटो में द सेकंड सिटी के कलाकार के रूप में की थी। 6 वह गिल्ला रेडंड की अंडरस्टडी थीं जब तक कि रेडंड सैटरडे नाइट लाइव के लिए नहीं चली गईं। 7 8 2 साल बाद इस थिएटर मंडली ने स्केच कॉमेडी शो एसीटीवी बनाया, जिसके लिए ओहारा एक नियमित कलाकार बन गईं। 7 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने कई कार्टूनों के लिए वॉइस ओवर प्रदान किए, जो काम उनके पूरे करियर के दौरान जारी रहेगा। 1980 के दशक की शुरुआत में थोड़े समय के लिए जब एसीटीवी नेटवर्क सौदों के बीच में था, उसे एन रिस्ले को बदलने के लिए काम पर रखा गया था जब 1981 में सैटरडे नाइट लाइव का पुनर्निर्माण किया जा रहा था। ओहारा ने 1970 के दशक के मध्य में एसीटीवी के अलावा टेलीविजन पर अपना करियर शुरू किया। वह पहली बार टेलीविजन पर 1975 में सीबीसी के वेन और शस्टर स्पेशल में एक नौकरानी की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दी। बाद में वह 1976 की टेलीविजन फिल्म द रिम शॉट्स, बच्चों की टेलीविजन सीरीज कमिंग अप रोजी के एक सीजन 1976 से 77 और टेलीविजन स्पेशल जैसे विच नाइट आउट और इंटरगैलेक्टिक थैंक्सगिविंग में दिखाई दी। लेकिन यह एसीटीवी पर उनका प्रदर्शन था, जो 1976 की शरद ऋतु में दक्षिणी ओंटारियो में स्थानीय रूप से प्रसारित होना शुरू हुआ, जिसने उन्हें कनाडा में प्रसिद्धि दिलाई। शो ने धीरे धीरे सिंडिकेशन में राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसरण किया। ओहारा ने कुछ समय के लिए एसीटीवी छोड़ दिया। शो में एक लेखिका के रूप में ओहारा के काम ने उन्हें उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार और 2 एमी पुरस्कार नामांकन दिलाए। 1982 में 5वें सीजन से पहले उन्होंने फिर से एसीटीवी छोड़ दिया, लेकिन 1984 में शो के अंत तक कभी कभार अतिथि भूमिका के लिए वापस लौटीं। ओहारा कई टेलीविजन सीरीज और टेलीविजन फिल्मों में दिखाई दी हैं और टेलीविजन में काम करना जारी रखती हैं। 1990 के दशक के दौरान उन्होंने टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, ओह बेबी, मॉर्टन एंड हेस और द लैरी सैंडर्स शो में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने ड्रीम ऑन और द आउटर लिमिट्स में अभिनेत्री और निर्देशक के रूप में काम किया, जो इसी नाम की 60 के दशक की श्रृंखला का पुनरुद्धार था। ओहारा ने 6 फीट अंडर और कर्ब योर एंथुसियाज्म सहित टॉप रेटेड टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिका निभाई है। मई 2008 में यह घोषणा की गई कि उन्होंने आगामी एबीसी ड्रामेडी गुड बिहेवियर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 11 2010 की टेलीविजन फिल्म टेम्पल ग्रैंडिन कनाडा के वॉक ऑफ फेम पर ओहारा का सितारा। ओहारा का फिल्मी करियर भी सफल रहा है। उन्होंने 1980 की फिल्म डबल नेगेटिव से अपने फीचर करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके एसीटीवी के सहकलाकार जॉन कैंडी, यूजीन लेवी और जो फ्लेहर्टी भी थे।
12, 1980 और 1990 के दशक में ओहारा कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दीं, जिनमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ की आफ्टर ऑवर्स 1985 और हार्टबर्न 1986 शामिल हैं, जिसमें मेरिल स्ट्रीप थीं। वह बीटलजुइस 1988 और लेमोनी स्निकेट की ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स 2004 जैसी फिल्मों के साथ साथ ब्लॉकबस्टर होम अलोन 1990 और इसके सीक्वल होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क 1992 में भी दिखाई दी। 1992 में ही ओहारा ने कॉमेडी देयर गोज द नेबरहुड। ओहारा 1990 के दशक और 21वीं सदी की शुरुआत में कई फिल्मों में दिखाई दी। उन्हें क्रिस्टोफर गेस्ट की 4 मॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भूमिकाएं मिलीं, जिनमें से 3 ने उन्हें पुरस्कार और नामांकन दिलाए। वेटिंग फॉर गफमैन 1996, बेस्ट इन शो 2000, ए माइटी विंड 2003 और फॉर योर कंसीडरेशन 2006। 1999 की द लाइफ बिफोर दिस में उनकी भूमिका ने उन्हें सहायक भूमिका में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जिनी पुरस्कार दिलाया। वह हुज लाइन इज इट एनीवे के यूके संस्करण की 10वीं सीरीज में भी दिखाई दी। 2006 में उन्होंने क्रिस्टीना रिक्की के साथ फंतासी फिल्म पेनेलोप में अभिनय किया। ओहारा ने कई एनिमेटेड फिल्मों में एक आवाज कलाकार के रूप में काम किया है, जिसमें द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस 1993, बार्टोक द मैग्निफिसेंट 1999, चिकन लिटिल 2005, ओवर द हेज 2006, मॉन्स्टर हाउस 2006, ब्रदर बेयर 2 2006, फ्रैंकेनवीनी 2012, द एडम्स फैमिली 2019, एक्सटिंक्ट 2021, एलिमेंटल 2023 और द वाइल्ड रोबोट 2024 शामिल हैं। 13, 2015 से 2020 तक ओहारा ने सीबीसी सिटकॉम शिट्स क्रीक में मोइरा रोज के रूप में सह-अभिनय किया, यूजीन लेवी के साथ, जिनके साथ उन्होंने टीवी पर, फिल्मों में और 1974 में मंच पर सेकंड सिटी कास्ट सदस्य के रूप में काम किया था। शिट्स क्रीक में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ लीड अभिनेत्री के लिए 6 कनाडाई स्क्रीन अवार्ड दिलाए। 14, उन्होंने 6वें और अंतिम सीजन के लिए 5 प्रमुख टीवी पुरस्कारों पर कब्जा किया, जिसमें कॉमेडी में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टीसीए अवार्ड, कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी। वह नेटफ्लिक्स ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के पहले सीजन में डॉ. जॉर्जिना ऑरवेल के रूप में भी दिखाई दीं, जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था। 16, उनके 2 एपिसोड उनके पति बो वेल्च ने निर्देशित किए थे, जिन्होंने सीरीज के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में भी काम किया था। वह 2004 की फिल्म रूपांतरण की एकमात्र कास्ट सदस्य थीं जिन्हें टीवी सीरीज में भी फिर से कास्ट किया गया था। वह एक अन्य कनाडाई स्केच कॉमेडी स्टेपल द किड्स इन द हॉल के पुनरुद्धार पर दिखाई देती है। इसके दूसरे एपिसोड में चार्लीन द किड्स इन द हॉल की एक दोस्त के रूप में। 17, ओहारा ने 2024 में बीटलजुइस सीक्वल बीटलजुइस में डेलिया डीट्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 18, व्यक्तिगत जीवन 1983 में ओहारा ने रोलिंग स्टोन से कहा, "ए दिल से एक अच्छी कैथोलिक लड़की हूँ।" 19, ओहारा की मुलाकात बीटलजुइस के सेट पर प्रोडक्शन डिजाइनर बो वेल्च से हुई। 20, उन्होंने 1992 में शादी की और उनके 2 बेटे हैं, मैथ्यू बी 1994 और ल्यूक बी 1997। 21, 22, उनकी बहन गायिका गीतकार मैरी मार्गरेट ओहारा हैं। कैथरीन अपने आप में एक गायिका गीतकार हैं, जिन्होंने क्रिस्टोफर गेस्ट की फिल्म ए माइटी विंड में गाने लिखे और गाए हैं। उनके पास दोहरी अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है। 23, ओहारा को 2021 के लिए ब्रेंटवुड का मानद मेयर नामित किया गया। 24, उनकी स्थिति उलट है। 25, ओहारा अभी भी होम अलोन के सहकलाकार मैकाले कल्किन के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए हुए हैं, और जब उनके अनुरोध पर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उनका सितारा प्राप्त हुआ तो वह मौजूद थीं। 26, फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1980 कुछ भी व्यक्तिगत नहीं ऑड्रे, डबल नेगेटिव जूडिथ 1983 रॉक एंड रूल आंटी एडिथ, आवाज 27 1985 घंटे के बाद गेल
1986 पेट में जलन बेटी, 1988 बीटल रस डेलिया डीट्स, 1990 डिक ट्रेसी टैक्सी गार्सिया। किट सेबेस्टियन कॉनर, जन्म 8 मार्च 2004, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें नेटफ्लिक्स टीन सीरीज हार्टस्टॉपर 2022 वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय के छात्र निक नेल्सन की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। उन्होंने इस भूमिका के लिए उत्कृष्ट मुख्य प्रदर्शन के लिए पहला चिल्ड्रन एंड फैमिली एमी अवार्ड जीता। कॉनर इससे पहले गेट सांता 2014, रॉकेटमैन 2019 और लिटिल जो 2019 फिल्मों में दिखाई दिए थे। रॉकेट आइलैंड 2014 से 2015 सीरीज में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी और हिज डार्क मटेरियल्स 2019 से 2022 सीरीज में एक आवाज की भूमिका निभाई थी। उसके बाद से उन्होंने 2024 में रोमियो और जूलियट के ब्रॉडवे संगीत रूपांतरण में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किट सेबेस्टियन कॉनर का जन्म 8 मार्च 2004 को साउथ लंदन बरो ऑफ क्रॉयडन में हुआ था। 1, 2, 3 उनके माता पिता रिचर्ड और कैरोलीन विज्ञापन में हैं। उनके 2 बड़े भाई बहन हैं। 4 वह पुरले से हैं। 5 और उन्होंने केनले में हेस प्राइमरी स्कूल, साथ ही साउथ क्रॉयडन में व्हिटगिफ्ट स्कूल में पढ़ाई की। 6, 7 जहां उन्होंने ड्रामा, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में अपना ए लेवल पूरा किया। 8, 9 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। आजीविका। कॉनर ने 8 साल की उम्र में चिकेन्स ऑन स्काई 1, 10 टेलीविजन फिल्म एन एडवेंचर इन स्पेस एंड टाइम और सोप ओपेरा कैजुअल्टी में छोटी भूमिकाओं के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की। 11, 2014 में उन्होंने हॉलिडे कॉमेडी गेट सांता में टॉम एंडरसन के रूप में और सीबीबीसी सीरीज रॉकेट आइलैंड में एक आवर्ती चरित्र आर्ची बेकल्स के रूप में अभिनय किया। 12, 13 कॉनर ने मिनिस्ट्रीज वॉर एंड पीस में युवा पेट्या रोस्तोव की भूमिका निभाई और मिनिस्ट्रीज एसएसजीबी में बॉब शीहान के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 14, 15 उन्होंने डोनमार वेयरहाउस में वेलकम होम, कैप्टन फॉक्स में अपनी पहली स्टेज प्रस्तुति की। 16 उन्होंने 2018 की फिल्मों द मर्सी, 17 द ग्वेनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी, 18 स्लॉटरहाउस रूलर्स, 19 और बीबीसी 1 टेलीविजन फिल्म ग्रैंडपास ग्रेट एस्केप में भूमिकाएं निभाईं। 20 उन्होंने फैनी एंड अलेक्जेंडर के ओल्ड विक थिएटर प्रोडक्शन में अलेक्जेंडर के रूप में अभिनय किया। 21 2019 में कॉनर ने म्यूजिकल फिल्म रॉकेटमैन में एक किशोर एल्टन जॉन का किरदार निभाया और ड्रामा लिटिल जो में जो वुडार्ड का किरदार निभाया। 22, 23 उसी वर्ष उन्होंने बीबीसी 1 और एचबीओ की फंतासी सीरीज हिज डार्क मटेरियल्स में पेंटालिमोन के हिस्से को आवाज देना शुरू किया। 24, 25 अप्रैल 2021 में यह घोषणा की गई कि कॉनर नेटफ्लिक्स सीरीज हार्टस्टॉपर में जो लोके के साथ अभिनय करेंगे, जो एलिस ओस्मान के इसी नाम के वेबकॉमिक और ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण है। 26 उन्होंने मूल रूप से चार्ली की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन अन्य लीड निक नेल्सन के रूप में कास्ट हो गए। 27 2024 में कॉनर ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के द वाइल्ड रोबोट की आवाज का हिस्सा थे, जो पीटर ब्राउन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। 28 उन्होंने विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के संगीतमय रूपांतरण में राहेल ज़ेगलर की जूलियट के विपरीत रोमियो की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसका निर्देशन सैम गोल्ड ने किया और संगीत जैक एंटोनॉफ ने दिया। 29 कॉनर को 2023 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया। 30 2024 में कॉनर को एंटरटेनमेंट श्रेणी में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 यूरोप सूची में नामित किया गया था। 31 उन्हें वैरायटी की यंग हॉलीवुड इम्पैक्ट रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया था। 32 कॉनर अगली बार लॉरा टेलर नेमी के उपन्यास ए क्यूबन गर्ल्स गाइड टू टी एंड टुमारो के आगामी फिल्म रूपांतरण में अभिनय करेंगे। 33 वह आगामी रहस्य हॉरर फिल्म वन ऑफ अस के कलाकारों का नेतृत्व करेंगे। 34 और उन्हें एलेक्स गारलैंड और रे मेंडोजा द्वारा लिखित और निर्देशित A24 युद्ध फिल्म वारफेयर में कास्ट किया गया था। 35 व्यक्तिगत जीवन। 2023 में कैपिटल प्राइड परेड में कॉनर। अक्टूबर 2022 में कॉनर एक ट्विटर पोस्ट में उभयलिंगी के रूप में सामने आए। 36, 37, 38 कॉनर ने अतीत में अपनी कामुकता के बारे में अटकलों पर आपत्ति जताई है। 39, 40
और पिछले महीने अभिनेत्री मिया रेफिको के साथ हाथ पकड़े हुए फोटो खिंचवाने के बाद उत्पीड़न और क्वीर बेटिंग के दावों के कारण ट्विटर छोड़ दिया था। 37-41 अपने आने वाले ट्वीट में कॉनर ने कहा कि प्रशंसक एक 18 वर्षीय को खुद को बाहर करने के लिए मजबूर कर रहे थे और हार्ट स्टॉपर टेलीविजन श्रृंखला के मुद्दे को याद किया। 36 कई प्रशंसकों ने कॉनर के लिए समर्थन व्यक्त किया और आलोचना की कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, जैसा कि हार्ट स्टॉपर निर्माता एलिस ओसेमैन, सह कलाकार जो लोके, सेबस्टियन क्रॉफ्ट, किजी एडगेल और ओलिविया कॉलमैन। 37-41 38 42 43 फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2014 सांता पाओ टॉम एंडरसन 12-44 2015 श्री होम्स लड़का 45 2017 दया साइमन क्राउहर्स्ट 17-46 2018 ग्वेनसे लिटरेरी और पोटैटो पील पाई सोसाइटी एली रामसे। नाइगी ने अपने करियर की शुरुआत करने के बाद 1985 में डेविड हेयर की प्रावदा, 1986 में विलियम शेक्सपियर की किंग लियर और 1994 में एंटोन चेकोव की द सीगल में अपने अभिनय से लगातार प्रशंसा प्राप्त की। नेशनल थिएटर में उन्होंने एंथनी हॉपकिंस, जूडी डेंच, एरियट वाल्टर, रूफस सेवेल और चिवेटेल एजोफोर के साथ प्रस्तुतियों में अभिनय किया। नाइगी के सबसे प्रशंसित मंच प्रदर्शन नेशनल थिएटर प्रस्तुतियों में थे। टॉम स्टॉपर्ड की आर्केडिया 1993 में एक बेईमान विश्वविद्यालय के डॉन बर्नार्ड नाइटिंगेल के रूप में उन्होंने फेलिसिटी केंडल के साथ मजाकिया आदान प्रदान किया, जिन्होंने एक लेखिका हन्ना जार्विस की भूमिका निभाई थी। नाइगी ने 1991 में अल्मेडा थिएटर में हेरोल्ड पिंटर की बेट्रेयल में जेरी की भूमिका निभाई। उन्होंने जो पेनहॉल की ब्लू ऑरेंज 2000 में एक सलाहकार मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार में नामांकन मिला। अगले वर्ष इसे डचेस थिएटर के वेस्ट एंड में स्थानांतरित कर दिया गया। 1997 में उन्होंने डेविड हरे की स्काईलाइट में रेस्तरां उद्यमी टॉम सार्जेंट की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 1995 में हुआ था और इसे वाडेविल थिएटर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 14-15 उन्होंने 1980 की कॉमेडी सीरीज एगोनी में एक कामुक युवा डिस्क जॉकी विंसेंट फिश की भूमिका निभाई। नाइगी की शुरुआती प्रमुख स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक बीबीसी धारावाहिक द मेंस रूम 1991 थी। उन्होंने दावा किया कि धारावाहिक लॉरा लैम्सन द्वारा रूपांतरित एन ओक्ले उपन्यास वह काम था जिसने उनके करियर की शुरुआत की। 16 उन्हें 1998 की फिल्म स्टिल क्रेजी में 50 वर्षीय रॉक स्टार रे सिम्स के प्रशंसित चरित्र चित्रण के लिए अमेरिकी दर्शकों द्वारा कुछ मान्यता मिली। 1999 में उन्होंने पुरस्कार विजेता बीबीसी टीवी मॉक्यूमेंट्री कॉमेडी श्रृंखला पीपल लाइक अस के एक एपिसोड द फोटोग्राफर में मुख्य भूमिका के साथ यूके में और अधिक प्रमुखता प्राप्त की, जिसमें उन्होंने विल रशमोर की भूमिका निभाई, जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसने इस भ्रामक विश्वास में अपने करियर और परिवार को छोड़ दिया है कि वह एक वाणिज्यिक फोटोग्राफर के रूप में सफलता प्राप्त कर सकता है। 2000 से 2009 कैरियर विस्तार कनाडा में 2014 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिल नाइगी। 2003 में निगी ने अमेरिकी प्रोडक्शन अंडरवर्ल्ड में वैम्पायर एल्डर विक्टर की भूमिका निभाई। वह 2006 में सीक्वल अंडरवर्ल्ड इवोल्यूशन में और फिर 2009 में प्रीक्वल अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकेंस में उस भूमिका में लौटे। उसी वर्ष उन्होंने ब्रिटिश कलाकारों की टुकड़ी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव एक्चुअली में बिली मैक, एक अपरिवर्तनीय रॉक एंड रोल किंवदंती को चित्रित किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 अप्रैल 2004 में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कारों में उन्होंने स्टेट ऑफ प्ले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वह कॉमेडी शॉन ऑफ द डेड में भी दिखाई दिए। 2004 की शुरुआत में द संडे टाइम्स ने बताया कि निगी बीबीसी टेलीविजन 2005 में वह द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी के फिल्म रूपांतरण में स्लाटिबार्ट फास्ट के रूप में दिखाई दिए। 2005 में उन्होंने फर्नांडो मीरेल्स निर्देशित नाटक द कॉन्स्टेंट गार्डनर में राल्फ फिएनेस और रेचल वीज के साथ अभिनय किया। 20 उन्होंने केली मैकडोनाल्ड के साथ बीबीसी वन कॉमेडी ड्रामा द गर्ल इन द कैफे में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला।
21 फरवरी 2006 में वह पटकथा लेखक स्टीफन पोलियाकॉफ के वंफ ड्रामा गिदोन्स डॉटर में दिखाई दिए। निकी ने मुख्य किरदार गिदोन की भूमिका निभाई, जो एक सफल इवेंट ऑर्गेनाइजर था जो अपने आसपास की दुनिया से संपर्क खोना शुरू कर देता है। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें जनवरी 2007 में मिनी सीरीज या टीवी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। 22 वैरायटी के डेविड रूनी ने प्रोडक्शन की मिश्रित समीक्षा की, जिसमें लिखा था कि उत्तेजक अंतर्दृष्टि से भरपूर, यह कभी भी नीरस नहीं है, लेकिन अंततः अपने केंद्रीय बहस के पीछे के संघर्ष की तरह ही गंदा और अनसुलझा लगता है। सैम मेंडेस के प्रोडक्शन में बिल नाइगी के आकर्षक विलक्षण प्रदर्शन में, हालांकि बिना किसी हिचकिचाहट के सिफारिश करने का एक कारण है। 23 2006 में निकी ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन्स चेस्ट में मुख्य खलनायक डेवी जोन्स की भूमिका निभाई, जिसमें उनका चेहरा पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड मेकअप से छिपा हुआ था। उन्होंने स्कॉटिश उच्चारण के साथ चरित्र को आवाज दी। उन्होंने 2007 की अगली कड़ी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 8 वर्ल्ड्स एंड में भूमिका दोहराई, जिसमें एक दृश्य में उनका असली चेहरा संक्षेप में दिखाया गया था। उन्होंने एनिमल प्लैनेट श्रृंखला मीरकैट मैनर के लिए कथन भी प्रदान किया। 2006 में उन्होंने रिचर्ड आयरे निर्देशित नाटक नोट्स ऑन ए स्कैंडल में जूडी डेंच और केट ब्लैंचेट के साथ रिचर्ड हार्ट की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 24 उन्होंने 1985 में हिटलर की एसएस पोर्ट्रेट इन इविल में एक एसएस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2010 में वाइल्ड टारगेट फिल्म में अभिनय किया। 25 जुलाई 2009 में उन्होंने घोषणा की कि वह हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज भाग 1 में रुफ स्क्रिमगोर की भूमिका निभाएंगे। 26 निकी ने पहले ही निर्देशक डेविड येट्स के साथ 2 बार काम किया था और पिछली फिल्मों में हैरी पॉटर के अधिकांश कलाकारों के साथ काम किया था। उन्होंने रुफ स्क्रिमगोर के रूप में अपनी भूमिका के बारे में कहा है कि इसका मतलब था कि वह अब हैरी पॉटर में नहीं होने वाले एकमात्र अंग्रेजी अभिनेता नहीं थे। विलियम फ्रांसिस नाइगी (NA) जन्म 12 दिसंबर 1949, एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। कई स्टेज, टेलीविजन और फिल्म निर्माणों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले, उन्हें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं, और उन्हें अकादमी पुरस्कार, टोनी पुरस्कार और लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एवरीमैन थिएटर, लिवरपूल से की और 1977 में द इल्यूमिनाटस से रॉयल नेशनल थिएटर के साथ लंदन में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1985 में डेविड हरे के प्रावदा, 1991 में हेरोल्ड पिंटर के बेट्रियल, 1993 में टॉम स्टॉपर्ड के आर्केडिया और 1994 में एंटोन चेखव के द सीगल में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की। 2001 में ब्लू ऑरेंज में उनकी भूमिका के लिए उन्हें लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। उन्होंने डेविड हरे के नाटकों द वर्टिकल आवर 2006 और स्काईलाइट 2015 में ब्रॉडवे पर अभिनय किया। नाइकी की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में कॉमेडी फिल्में स्टिल क्रेजी 1998, गेस्ट हाउस पैराडिसो 1999 और ब्लो ड्राई 2001 शामिल हैं। उन्होंने लव एक्चुअली 2003 में अपनी भूमिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। उन्होंने अंडरवर्ल्ड फिल्म सीरीज 2003 से 2009 में विक्टर और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म सीरीज 2006 से 2007 में डेवी जोन्स की भूमिका निभाई। उनकी अन्य फिल्मों में शॉन ऑफ द डेड 2004, द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी 2005, द कॉन्स्टेंट गार्डनर 2005, नोट्स ऑन ए स्कैंडल 2006, हॉट फिज 2007, वाल्किरी 2008, वाइल्ड टारगेट 2010 है, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज भाग 1 2010, द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल 2012, अबाउट टाइम 2013, एम्मा 2020 और लिविंग 2022 शामिल हैं, जिनमें से आखिरी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। नाइकी ने टेलीविजन में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की है।
BBC वन सीरीज स्टेट ऑफ प्ले 2003 में अपनी भूमिका के लिए बाफ्टा पुरस्कार और BBC फिल्म गिडियन डॉटर 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उन्हें द गर्ल इन द कैफे 2006 और BBC की वॉरिकर ट्रिलॉजी में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसमें पेज 8 2012, टर्क्स एंड कैकोस 2014 और साल्टिंग द बैटलफील्ड 2014 और BBC की ऑर्डील बाय इनोसेंस 2018 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विलियम फ्रांसिस नाइगी का जन्म 12 दिसंबर 1949 को कैटर्म, सरे में अल्फ्रेड मार्टिन नाइगी 1913 से 1976 और कैथरीन जोसेफिन नी व्हिटेकर 1915 से 2003 के बेटे के रूप में हुआ था। 2. उनके पिता ने पारिवारिक चिमनी सफाई व्यवसाय में काम करने के बाद एक कार गैरेज का प्रबंधन किया। 3. उनकी मां ग्लासगो, स्कॉटलैंड में जन्मी आयरिश मूल की एक मनोरोग नर्स थीं। 4. नाइगी को एक रोमन कैथोलिक के रूप में पाला गया और उन्होंने एक वेदी लड़के के रूप में सेवा की। 5. हालांकि उन्होंने किशोरावस्था में एक अभ्यासशील कैथोलिक होना छोड़ दिया। उनके 2 बड़े भाई बहन हैं, मार्टिन और अन्ना। उन्होंने जॉन फिशर स्कूल में भाग लिया, जो पुणे में एक रोमन कैथोलिक व्याकरण स्कूल था, जहां उन्हें उनके हाथों के कारण नक्स उपनाम दिया गया था। 6. और वे थिएटर समूह के सदस्य थे। उद्धरण की आवश्यकता। एक बच्चे के रूप में उन्हें कई लोग असुरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के रूप में जानते थे। एक किशोर के रूप में वे एक शौकीन पाठक बन गए, विशेष रूप से अर्नेस्ट हेमिंग्वे और एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की रचनाओं का आनंद लेते हुए। उन्होंने 15 साल की उम्र में बिना किसी योग्यता के स्कूल छोड़ दिया और बाद में एक दोस्त के साथ पेरिस की यात्रा की। 7. उम्मीद और असफलता के साथ एक उपन्यास लिखने की। 8. उन्होंने स्थानीय रोजगार कार्यालय में और द क्रॉयडन एडवर्टाइजर और द फील्ड के लिए एक संदेशवाहक के रूप में काम किया। 9. 8. फिर उन्होंने राडा में एक स्थान के लिए आवेदन किया। 10. लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और इसके बजाय उन्होंने स्टेज के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए गिल्डफोर्ड स्कूल ऑफ डांस एंड ड्रामा में दाखिला लिया। 11. आजीविका। 1969 से 1984 प्रारंभिक भूमिकाएं। कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर और एडिनबर्ग के ट्रेवर्स थिएटर जैसे थिएटरों में अपने शुरुआती 20वां दशक के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय थिएटर प्रस्तुतियों में काम करने के बाद नाइगी के एक दोस्त ने सुझाव दिया कि वह लिवरपूल में एवरीमैन थिएटर के लिए ऑडिशन दे। 12. अपने ऑडिशन के दौरान उन्होंने लगभग 5 बार फिर से शुरू करने के लिए कहा, साथ ही अभिनेता जोनाथन प्राइस के अनुसार, जिन्होंने कहा कि या तो वह बहुत अच्छे अभिनेता थे या पागल। 13. एवरीमैन के दौरान उन्होंने साथी अभिनेताओं जूली वाल्टर्स और पीट पोस्टलेथवेट और लेको केन कैंपबेल और विली रसेल के साथ काम किया। वह यात्रा करने वाले थिएटर समूह वैन लोड के सदस्य भी थे, जिसमें नाइगी के सबसे लगातार सहयोगियों में से एक लेखक और निर्देशक डेविड हरे शामिल थे। नाइगी ने लंदन में अपने रंगमंच की शुरुआत नेशनल थिएटर में केन कैंपबेल और क्रिस लैंगहेम की इल्यूमिनाटस के एक महाकाव्य मंचन से की, जब उनकी मुलाकात कैंपबेल से लंदन के एक बार में हुई थी। जब नाइगी ने उन्हें बताया कि वह एक अभिनेता है, तो कैंपबेल ने उन्हें तुरंत काम पर रख लिया। इसने 4 मार्च 1977 को नया कोटेस्लो थिएटर खोला। उन्हें डेविड हरे के 2 प्रीमियर, ए मैप ऑफ द वर्ल्ड और प्रावदा में भी नेशनल में कास्ट किया गया था। नाइगी ने 1978 से 1982 तक ब्रिटिश एंथोलॉजी श्रृंखला प्ले फॉर टुडे के 3 एपिसोड में अभिनय किया। उन्होंने 1981 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के BBC रेडियो नाटकीकरण में सैमवाइज गमगी की भूमिका निभाई। विलियम नाइगी के रूप में श्रेय दिया गया। 2004 में निगी सुलौली द्वारा प्रस्तुत डेस्ड आइलैंड डिस्क पर अतिथि थे। उनकी चुनी हुई डिस्क में से एक दहू द्वारा वॉन्ट गेट फूल्ड अगेन थी, ताकि वे अकेले रहते हुए एयर गिटार के अपने शौक का अभ्यास कर सके। अपनी विलासिता के रूप में उन्होंने ब्लूज हार्प हारमोनिका और निर्देश पुस्तिका का एक बॉक्स सेट चुना। 82. नाइगी अपने खास नेवी सूट के लिए जाने जाते हैं। 83. उन्हें मार्च 2013 में द गार्जियन द्वारा 50 से अधिक उम्र के 50 सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहने लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 84. और 2015 में GQ के 50 सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहने ब्रिटिश पुरुषों में से एक थे। 85. वह डिटेक्टिव पिकाचू के निर्माण के दौरान पोकेमॉन फ्रेंचाइज के प्रशंसक बन गए, जिसमें उन्होंने हॉवर्ड क्लिफोर्ड की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा है,
कि म्यू उनका पसंदीदा पोकेमॉन है। 86 कई वर्षों तक नाइगी मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से जूझते रहे, विशेष रूप से शराब की लत, एक ऐसा विषय जिस पर वह शायद ही कभी चर्चा करते हैं, और 17 मई 1992 से वह शांत शराबी है। 87 उन्होंने 2003 में धूम्रपान छोड़ दिया। 88 अपनी 20वीं की उम्र के दौरान निगी लव पोनीज नामक एक बैंड में थे और बाद में उन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए। 89 90 नाइगी लंदन के पिमलिको में रहते हैं। 91 अभिनय श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख बिल नाइगी स्क्रीन और मंच पर और बिल नाइगी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 2011 की एनिमेटेड फिल्म आर्थर क्रिसमस में ग्रैंड सांता की आवाज दी थी। 27 2012 में उन्होंने ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल में जूडी डेंच, देव पटेल, टॉम विल्किंसन और मैगी स्मिथ के साथ अभिनय किया। 28 निगी को कलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 29 उसी वर्ष उन्होंने सैम वर्थिंगटन और राल्फ फिएनेस अभिनीत एक्शन फिल्मों रैथ ऑफ द टाइटन्स और कॉलिन फेरेल अभिनीत टोटल रिकॉल के रीमेक में अभिनय किया। 31 2014 में उन्होंने ऐतिहासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म प्राइड और साइंस फिक्शन फंतासी फिल्म आई फ्रैंकस्टीन में अभिनय किया। 32 33 इस दौरान निगी ने डेविड हरे द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्मों की त्रयी में MI5 एजेंट जॉनी वॉरिकर की भूमिका निभाई। पेज 8 2011, टर्क्स एंड कैकोस 2014 और साल्टिंग द बैटलफील्ड 2014। निगी ने इन फिल्मों में राहेल वीज, राल्फ फिएनेस, हेलेना बोनहम कार्टर और माइकल गैम्बोन के साथ अभिनय किया। 34 35 पेज 8 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एकल ड्रामा के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 36 37 2014 में उन्होंने लंदन के वेस्ट एंड में विंधम थिएटर में डेविड हरे के स्काईलाइट के पुनरुद्धार में कैरी मुलिगन के साथ अभिनय किया। 39 15 नाइगी ने मुलिगन के साथ स्काईलाइट में स्थानांतरण में अभिनय करते हुए ब्रॉडवे में वापसी की, जहां उन्हें क्रमशः एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 40 उसी वर्ष उन्होंने द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल के सीक्वल में अभिनय किया, जिसका शीर्षक द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल 2015 था। बिल नाइगी 2018 में। अगले वर्ष उन्होंने युद्ध फिल्म देयर फाइनेस्ट 2016 में अभिनय किया, जहां इसका प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सकारात्मक समीक्षा के साथ हुआ। 41 42 द गार्जियन के पीटर ब्रडशॉ ने नाइगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक बहुत ही आनुपातिक दृश्यचोर के रूप में वर्णित किया। 43 उस वर्ष वह कई फिल्मों में थे, जिनमें ब्रिटिश युद्ध कॉमेडी डैड्स आर्मी, एनिमेटेड फीचर नॉर्म ऑफ द नॉर्थ और हॉरर मिस्ट्री द लाइमहाउस गोलेम शामिल हैं। 44 45 46 2017 में एमिली मोर्टिमर के साथ अभिनय करते हुए उन्होंने पेनेलोप फिट्जगेराल्ड के 1 सितंबर 1978 के इसी शीर्षक के उपन्यास पर आधारित नाटक द बुकशॉप में अभिनय किया। 47 मूल फिल्म के अधिकांश कलाकार इसमें दिखाई दिए, जिनमें ह्यू ग्रांट, लियाम नीसन, कॉलिन फर्थ और कीरा नाइटली शामिल हैं। 48 यह फिल्म रेड नोज डे 2017 के धन उगाहने वाले कार्यक्रम के हिस्से के रूप में BBC 1 पर प्रसारित हुई। 49 2018 में उन्होंने 3 एपिसोड की BBC 1 सीरीज ऑर्डील बाय इनोसेंस में अभिनय किया, जो अगाथा क्रिस्टी के 1958 के इसी नाम के जासूसी उपन्यास का रूपांतरण है। 50 2020 वर्तमान। 2020 में वह ऑटम डी वाइल्ड की एम्मा, 2020 में मिस्टर वुडहाउस, एम्मा के पिता के रूप में दिखाई दिए, जिसमें अन्या टेलर जॉय के साथ थे। 51 फिल्म को लगभग सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। वैरायटी फिल्म समीक्षक एंड्रयू बार्कर ने एम्मा के पिता के रूप में निगी की कास्टिंग की प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह निर्णय कास्टिंग का निर्विरोध चयन था। 52 अक्टूबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि निगी अकीरा कुरोसावा के 1952 के जापानी नाटक इकिरू के अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण लिविंग में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, जिसे काजुओ इशिगुरो की पटकथा से ओलिवर हर्मनस द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 53
शूटिंग वसंत 2021 में लंदन और वर्थिंग सहित यूके भर के स्थानों पर शुरू हुई। चवन अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 55, 56, 57, 58। 2022 की टीवी सीरीज द मैन हू फेल्ड टू अर्थ में निघी ने शानदार थॉमस न्यूटन की भूमिका निभाई, जो पृथ्वी के पहले एलियन निवासी थे जो 40 साल पहले आए थे। यह भूमिका मूल रूप से 1976 की फिल्म रूपांतरण में डेविड बॉवी द्वारा निभाई गई थी। 59 निघी चैनल 5 ट्रैवल शो द वर्ल्ड्स मोस्ट सीनिक रेलवे जर्नीज के कथावाचक भी हैं। 60 एक ऐसा कार्यक्रम जिसने 2021 की शरद ऋतु में ऑस्ट्रेलिया और वेल्श सीमाओं पर ट्रेन यात्राओं की विशेषता वाले एपिसोड के साथ अपनी 5वीं श्रृंखला शुरू की। 61 62 2022 में नाइगी BBC 6 म्यूजिक पर डीजे बन गए, जब उन्होंने नियमित रविवार दोपहर के कार्यक्रम गाय गारवे के फाइनेस्ट ओवर में गाय गारवे की जगह ली। 2023 की शुरुआत में नाइगी ने फिर से एल्बो फ्रंटमैन के लिए काम किया। 63 64 65 66 बाद में उन्होंने मार्च से अप्रैल 2023 तक और फिर दिसंबर 2023 में इग्गी पॉप के शो इग्गी कॉन्फिडेंशियल में उनके लिए काम किया। 67 68 69 70 व्यक्तिगत जीवन 1982 की शुरुआत में निकी अंग्रेजी अभिनेत्री डायना क्विक के साथ रिश्ते में थे, जब वे दोनों डेविड हरे की ए मैप ऑफ द वर्ल्ड में अभिनय कर रहे थे। उनकी एक बेटी, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता मैरी निकी है, जिसका जन्म 1984 में हुआ था, और 2 पोते पोतियां हैं। यह जोड़ी 2008 में अलग हो गई। उन्हें डुप्यूट्रेन का संकुचन है। 71 यह स्थिति इसकी गंभीरता के आधार पर उंगलियों के संकुचन का कारण बन सकती है, सबसे अधिक अंगूठी और छोटी उंगलियों में। 72 नाइगी क्रिस्टल पैलेस FC के समर्थक है। वह CPSCC क्रिस्टल पैलेस चिल्ड्रन चैरिटी 73 और एन क्राफ्ट ट्रस्ट के संरक्षक हैं। 74 वह लंदन के बच्चों के चैरिटी सीन एंड हर्ड के मानद संरक्षक भी हैं। 75 वह इमेल्डा स्टॉन्टन, जूल्स हॉलैंड और कैथी बर्ग के साथ मिल्टन रूम्स के संरक्षक हैं, जो उत्तरी यॉर्कशायर के माल्टन में एक नया कला केंद्र है। 76 नाइगी रॉबिन हुड टैक्स अभियान के समर्थक हैं और इसके समर्थन में एक वीडियो में अभिनय किया है। 77 78 79 नाइगी पूर्ण लैंगिक समानता का समर्थन करते हैं। उन्होंने 2016 के DIFF फिल्म समारोह के दौरान दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म उद्योग में लैंगिक असमानता की समस्याओं को उजागर करने से उनकी फिल्म भूमिकाओं की पसंद प्रभावित हुई थी। 80 उन्होंने प्राइड में अपनी भूमिका के बारे में भी बात की है, जो 1980 के दशक में यूके में नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स और समलैंगिक अधिकार समूहों के बीच आपसी समर्थन की प्रशंसा करने वाली फिल्म है, जो उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। 81 बाकी ये 8 सितंबर 2024 को रिलीज़ की गई थी TIFF फेस्टिवल में। 27 सितंबर 2024 को इसे यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ कर दिया गया था और साथ ही साथ 78 मिलियन टोटल इसका बजट था। मूवी ने अब तक जो कलेक्शन दिया है वो लगभग 317.7 मिलियन का है। बाकी कंटिन्यू रनिंग में हमें देखने को मिल रही है। OTT प्लेटफॉर्म 2 से 3 महीने बाद OTT प्लेटफॉर्म पर ही हमें देखने को मिलेगी। जहाँ तक OTT प्लेटफॉर्म है, हमें नेटफ्लिक्स देखने को मिलने वाला है। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।